Welcome all. Welcome to Move to Study. This is a video for class 8 ICSE Region Physics. Chapter number 8 Electricity. आज हम लोग ICSE हिस्ट्री एंड सिविक्स रीजन हिस्ट्री एंड सिविक्स का चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें जिससे आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियोस को लाइक करें जिससे हमें मोटिवेशंस मिलता है। और अगर अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा पाएँ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, वर्ड भी सुना होगा आपने। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। डे टू डे लाइफ में हम लोग को ज़रूरत है, ये नीड ऑफ द आवर है इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, आधे घंटे के लिए भी नहीं होगी, तो बहुत समस्या दिक्कत आ जाती है। तो अब तो ये हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली आप देख सकते हैं इसमें की कॉन्सेप्ट क्या क्या है वो हमको खाली डिस्कस करने हैं। इसमें कॉमनली यूज इलेक्ट्रिकल टर्म्स क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ेंगे, पावर रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस। जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हम लोग घरों में यूज़ करते हैं जनरल, उनकी पावर रेटिंग क्या होती है उनके बारे में जानेंगे। हाउस होल्ड कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो घर में हम बिजली इस्तेमाल करते हैं तो कितनी कैसे कंज्यूम होती है और किस तरह से उसका बिल कैलकुलेट होता है उसके बारे में देखेंगे। सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू द हाउस, जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वो कैसे सप्लाई होती है। कलर कोड ऑफ लाइन वायर, सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ द हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक मीटर, स्विच, प्लग सॉकेट, फ्यूज, मिनिएचर, अर्थिंग ऑफ ग्राउंड अप्लायंसेस, हजार्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की क्या हजार्ड्स हैं, क्या नुकसान है उसके बारे में भी देखेंगे। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज एंड अनचार्ज बॉडी, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एंड रिपल्शन के बारे में पढ़ेंगे। और कुछ इससे रिलेटेड टेस्ट हैं वो टेस्ट हम पढ़ेंगे। रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिफिकेशन, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्जिंग ऑन रबिंग मेथड्स। ये सब कुछ हमारे की पॉइंट्स हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। और हम लोग इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे और एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। You are familiar with the flow of the electricity through an electric circuit. You have already read about the term potential difference, voltage, electric current, electric resistance. ये जो तीन टर्म यहाँ पे दिए हुए हैं ये आप पहले ही भी अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं। आप इनके बारे में जानते भी होंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है। यू आर यूजिंग वेरियस इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एंड गैजेट्स विच मेक यूज ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। और आपको पता भी होगा कि हम लोग बहुत सी ऐसी गैजेट्स यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में जो क्या इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करती हैं और कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उसमें, उनके बारे में भी देखेंगे। In this chapter, we will come to know about the term electric power and electric energy and their measurement. अब इस चैप्टर में हमें क्या बेसिक पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो कंजम्पशन होता है या हम उसको कैसे यूज़ करते हैं उसका मेजरमेंट होता है, वो सब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। You will study how to calculate the consumption of the electricity by knowing power rating of the electrical appliances by use. अब क्या है, जो जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम लोग घरों में यूज़ करते हैं उनकी क्या क्या पावर रेटिंग है उनको देखते हैं और उसी के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारे घर का बिल कैसे आता है और कैसे जनरेट होता है। Student must know the element of the household electric circuit with a special emphasis on certain precaution and use of the safety device to protect themselves from the other electrical hazards. अब क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी तो होती तो बहुत ही काम की चीज़ है लेकिन बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होती है। भाई करंट लगने का खतरा होता है, इससे जान का खतरा होता है, आग लगने का खतरा होता है। तो प्रिकॉशंस के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे और प्रिकॉशंस कैसे यूज़ करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल हजार्ड से कैसे बच सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सो फार यू नो इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी तक हम लोग ये जानते थे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो। जब इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है एक जगह से दूसरी जगह तो उसी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलते थे और उसको जनरल टर्म में हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। Now you will come to know about the object can be charged where charges are static and not in the motion. अब हम उसको थोड़ा सा और डीप पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो चार्ज भी हो जाते हैं बिना मोशन के। दिस इज नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसको बोलते हैं हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक का मतलब ये होता है वो चीज़ जो रुकी हुई है। तो अब हम लोग अभी तक हम लोग ये पढ़ते चले आ रहे थे कि करंट का फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिसिटी होती है, लेकिन अब हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। आगे चल के आप हायर क्लासेस में इसके बारे में एक कंप्लीट डीप स्टडी करेंगे। अभी हम लोग इसका एक ओवरव्यू ले रहे हैं यहाँ पे। इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी
You will study about two types of electric charges, positive and negative. Conservation of the charges, conduction, induction of the charges and electroscope and its uses. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, दो तरह के, पॉजिटिव, नेगेटिव। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का कंजर्वेशन कैसे होता है उसके बारे में देखा जाएगा। कंडक्शन एंड इंडक्शन ऑफ द चार्जेस, इंडक्शन और कंडक्शन एक फिनोमेना होता है, एक प्रोसेस होता है, उसके बारे में देखेंगे क्या होता है। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है और उसका यूज़ क्या होता है। फाइनली यू विल ऑल्सो रीड अबाउट द लाइटनिंग एंड द लाइटनिंग कंडक्टर, और लाइटनिंग कंडक्टर के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अब सबसे पहला जो हमारा ओवरव्यू में जो हमने देखा था कॉमनली यूज इलेक्ट्रिकल टर्म्स, तो कॉमनली यूज इलेक्ट्रिकल टर्म्स को डिस्कस करते हैं जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका दिया हुआ है वो क्या है आपका? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है हम उसके बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो किस रेट से हो रहा है वो क्या कहलाता है आपका? इलेक्ट्रिक करंट। इफ Q is the charge flow through a circuit in time t, then electric current I is equal to charge divided by time. चार्ज पर यूनिट टाइम आपका क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। एक सर्किट के अंदर एक गिवन टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ, कितना चार्ज चला, वो क्या होता है आपका? इलेक्ट्रिक करंट होता है। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर। एम्पियर को हम लोग ए से डोनेट करते हैं, विच इज़ नेम आफ्टर द साइंटिस्ट, जिन साइंटिस्ट का नाम क्या था? एंड्रे मैरी एम्पियर। एंड्रे मैरी एम्पियर एक साइंटिस्ट थी, उन्हीं ने उनके नाम पर रखा गया था करंट की यूनिट एम्पियर। तो करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। आप कह सकते हैं कि एक गिवन टाइम के अंदर एक सर्किट में जितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो आपका करंट होता है, यानी चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं हम लोग, क्यू बाई टी आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है। द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज टेकन। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डायरेक्शन क्या लिया जाता है। डायरेक्शन ऑफ द करंट इज टेकन एज अ डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्ज और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पार्टिकल इन द सर्किट। अब जो करंट का डायरेक्शन होता है वो किस डायरेक्शन में होता है? जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा होता है, यानी आपका जो क्यू है और वो अगर पॉजिटिव है तो अगर वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो आपका करंट का डायरेक्शन भी इधर होगा। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज है, मान लेते हैं आपका इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है, तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो नेगेटिव चार्ज के अपोजिट होता है करंट का डायरेक्शन, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके साथ करंट का डायरेक्शन होता है। करंट हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही फ्लो करता है। A cell or a battery is the simple device used to maintain the current flow through a circuit. आपका एक सर्किट में सबसे सिंपल चीज़ क्या होती है? एक सेल या कोई भी बैटरी है, अगर आप उसको देखेंगे तो वो एक सर्किट बनाती है। तो चार्ज एक पॉजिटिव निकल के आपका घूम के पूरा सर्किट में फिर वापस आता है, तो वो एक करंट का फ्लो दिखाती है। बैटरी का आपका सिंपल एग्जाम्पल होता है। इन अ सर्किट द करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है एक सिंपल बैटरी में। एन एमीटर इज यूज टू मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट डायरेक्टली इन एम्पियर। एमीटर क्या होता है? एमीटर एक डिवाइस होती है जिससे हम लोग करंट को मेजर करते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है कि हम करंट को किस डिवाइस से मेजर करते हैं, तो एमीटर का इस्तेमाल किया जाता है करंट को मेजर करने के लिए। दूसरा पॉइंट इसमें है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। Electric potential difference between the two given point in an electric circuit is defined as the amount of work done from moving a unit positive charge between these two point। अब क्या है कि कोई इलेक्ट्रिक सर्किट में दो पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे क्या निकलता है कि कितना वर्क डन आप कर रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उस चार्ज को पहुंचाने के लिए, तो वो आपका कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आ रहा होगा? इफ सो नहीं समझ में आ रहा तो मैं दोबारा बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि दो कोई पॉइंट है, मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट हमारे पास बी है। तो हमको यहाँ से यहाँ तक चार्ज का फ्लो कराना है। तो यहाँ से यहाँ तक चार्ज को फ्लो कराने के लिए जितना वर्क डन हमने किया होता है वो कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इफ डब्ल्यू amount of work is done for flowing q charge from one point to the another, then the potential difference v between these points is given as। तो potential difference क्या होता है इसके बीच में? अगर मान लेते हैं हमने w वर्क डन करा तो potential difference वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज।
जिस चार्ज को हम यहाँ से यहाँ तक ले गए, एक पॉइंट हमारे पास ए था, एक पॉइंट हमारे पास बी था, हमने कुछ वर्डन करा यहाँ से क्यू चार्ज को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, ए से बी तक पहुँचाने के लिए। तो जो वर्डन होता है उसी से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू आपका वर्डन है और क्यू आपका चार्ज है। आई होप सो अब आपको समझ में आ गया होगा। ना समझ में आए तो आप कमेंट करके दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, याद रखिएगा, वोल्ट होता है। विच नेम आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट एलेसैंड्रो वोल्टा हु डिवाइस द फर्स्ट इलेक्ट्रिक सेल। तो एक साइंटिस्ट थे एलेसैंड्रो वोल्टा, जिन्हीं ने फर्स्ट इलेक्ट्रिक सेल डिवाइस किया था, उनके नाम पे ही ये इसका यूनिट रखा गया है जिसका नाम है वोल्ट। तो एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। एज द यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, वी यूजली रिफर पोटेंशियल डिफरेंस एज द वोल्टेज। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग हमेशा, क्योंकि इसका यूनिट वोल्ट है, तो हम लोग इसको वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं। द वोल्टेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। तो जो एक इलेक्ट्रिक सेल का वोल्टेज होता है वो कुछ नहीं होता, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। एक पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टेज। पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल यानी पॉजिटिव टर्मिनल टू द लोअर पोटेंशियल। तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा कहाँ पे फ्लो करता है, आपका पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के, यानी हायर पोटेंशियल से हमेशा लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा आपका पॉजिटिव चार्ज। अ वोल्ट मीटर इज यूज टू मेजर द वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। एमीटर यूज होता था आपका करंट को मेजर करने के लिए, और वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज होती है, उसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट मीटर। रेसिस्टेंस एंड रेजिस्टर, any element present in the electric circuit which cause obstruction for the flow of the current is called resistor। अब क्या है कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन कोई ऐसी चीज है जो करंट के फ्लो को रोक रही है। अगर कोई भी ऐसी चीज जो करंट के फ्लो को रोकती है, वो डिवाइस क्या होती है या वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, वो ऑब्जेक्ट रेजिस्टर कहलाता है। रेजिस्टर, करंट के फ्लो को अगर कोई भी चीज रोक रही है तो वो कहलाती है रेजिस्टर। इलेक्ट्रिक बल्ब, फ्लोरेसेंट ट्यूब, सीएफएल, इलेक्ट्रिक फैन, गीजर, मिक्सर आर सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द रेजिस्टर्स। तो ये सब एक कॉमन एग्जाम्पल है रेजिस्टर्स के। द ऑब्स्ट्रक्शन कॉज बाय एन एलिमेंट फॉर द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ दैट एलिमेंट। अब जो ऑब्जेक्ट है जो करंट की फ्लो को रोक रहा है तो वो तो कहलाता है रजिस्टर, लेकिन रजिस्टर की वजह से जो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं रजिस्टर लगा हुआ है, तो रजिस्टर की वजह से जो इफेक्ट करंट के फ्लो पे पड़ रहा है, यानी वो उसको रोक रहा है, उससे उसके इफेक्ट की वजह से करंट रुक रहा है। तो जो करंट रुक रहा है उसके इफेक्ट की वजह से वो कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, और जो ऑब्जेक्ट रोक रहा है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, रजिस्टर। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज यूजुअली डिनोटेड बाय अ सिंबल आर। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को हम लोग जनरली आर सिंबल से डोनेट करते हैं। It is found that if on maintaining a voltage V across a circuit element resistor, a current I flow through it, then the resistance of the element is given है। अब एक फिगर में आप देख सकते होंगे, यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, ये वोल्टेज है, इसमें यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है और बीच में एक रेजिस्टर लगा हुआ है, और वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, रेजिस्टेंस, एक आर का रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकलती है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। कितना वोल्टेज है उसका V और कितना उसमें करंट फ्लो कर रहा है, ये आपका रेजिस्टेंस पता चल जाएगा आपको। V इज इक्वल टू आई आर। द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज ओम। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम होती है। विच इज नेम आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट सर जॉर्ज सिमन ओम। एक साइंटिस्ट थे सर जॉर्ज सिमन ओम, उनके नाम पे ही इसकी यूनिट रखी गई है ओम। द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम इफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ फ्लो ऑफ 1 एम्पियर। 1 ओम रेजिस्टेंस तब होता है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो एक सर्किट में, और करंट कितना फ्लो हो रहा हो उसके अंदर 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा हो, तो रेजिस्टेंस कितना होता है, रेजिस्टेंस 1 ओम पाया जाता है उसके अंदर। तो R इज इक्वल टू V बाय आई। अगर 1 ओम का 1 वोल्टेज आपका 1 वोल्टेज है और आपका करंट भी 1 एम्पियर है, तो आपका रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 होगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, let on apply a potential difference V, a circuit, a current I flowing through a resistor R, let the T be the time for which the current flows। अब हमने क्या करा, एक सर्किट बनाया ऐसा छोटा सा,
इसमें क्या करा, एक रजिस्टर लगाया है जिसकी वैल्यू आर है, बैटरी है जिसमें वोल्टेज आपका वी दिया हुआ है, और एक करंट फ्लो हो रहा है कुछ टाइम के लिए। तो कुछ टाइम के लिए करंट फ्लो हो रहा है, तो हमने चार्ज निकाला। तो करंट, आप जानते हैं कि करंट क्या होता है, क्यू बाई टी होता है, आई की वैल्यू होती है क्यू बाई टी। तो यहाँ से हमने क्यू को फाइंड कर लिया आई टी, क्यू इज इक्वल टू आई टी, आई आपका करंट और टी इज इक्वल टू टाइम। तो यहाँ से हमें चार्ज की वैल्यू मिल गई। ये रिलेशन अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, करंट इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो इसी रिलेशन को हमने फॉलो किया और हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्यू की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, टी और आपका क्यू की वैल्यू यहाँ पे निकल आई, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू इज इक्वल टू आई टी, क्यू इज इक्वल टू आई टी हो गया। अब क्यू की वैल्यू हमारे सामने आ गई, चार्ज हमको पता चल गया। वी नो डैट एज पर द डेफिनेशन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब पोटेंशियल डिफरेंस की जो आपने डेफिनेशन अभी पढ़ी थी कि जो वर्क डन होता है वही क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वी के बराबर होता है। तो वर्क डन हमको पता है क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू वी क्यू। अभी हमने इससे पहले फॉर्मूला देखा था, तो डब्ल्यू हमने वहां से निकाल लिया। क्यू की वैल्यू अभी हमने निकाली थी आई टी, वो आई टी हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब क्या हो गया, वी आई टी हो गई, डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो गई, वी आई टी। अब हम आगे बढ़ते हैं। टू डू दिस वर्क द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल मस्ट सप्लाई एन इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। ई मान ली मैंने इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब क्या है, इस काम को करने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, एक सोर्स चाहिए होगा जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करे, जिसके पास एनर्जी हो। तो अब क्या करा, ई को वर्डन के बराबर हमने करा और वर्डन को वी आई टी के बराबर करिए, क्योंकि अभी हमने वर्डन की वैल्यू यहाँ से क्या निकाली थी, वी आई टी निकाली थी। आई होप सो आपको ये डेरिवेशन समझ में आ रहा होगा। Thus, electrical energy consumed in an electric circuit is given by a product of the voltage of the current and the time of the current flow. तो इलेक्ट्रिक सर्किट में वर्क डन की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, वर्क डन की वैल्यू ये निकल के आ रही है कि वोल्टेज उसमें जितना है वो मल्टीप्लाई बाय करंट और मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम। तो ये होती है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वैल्यू, कितना उसमें वोल्टेज है, कितना उसमें करंट है, और वो कितने टाइम के लिए फ्लो हो रहा है। तो ये आपकी वैल्यू निकलती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट यहाँ पे होता है बेसिकली जूल होता है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट। एज वोल्टेज V इज इक्वल टू आर आई। अभी हम लोगों ने वोल्टेज की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो वहां से हमने देखा था कि V इज इक्वल टू आर आई लिख सकते हैं आप इसको उसी फॉर्मूले से। हैंस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ऑल्सो भी रिप्रेजेंटेड एट। अब हमने क्या करा, आर आई की जगह क्या कर दिया, एक और आई स्क्वायर आर टी कर दिया। वी की जगह हमने क्या कर दिया, आर आई लिख दिया। यहाँ पे जो वी था, वोल्टेज का वी हटा के हमने उसकी जगह पे क्या रिप्लेस कर दिया, आर आई से उसको रिप्लेस कर दिया। तो जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर आर टी आ जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ई की वैल्यू अभी हमने देखी थी ऊपर, ई की वैल्यू हमने क्या देखी थी, वी आई टी। तो ये जो वी आई है, ये वी आई को हम लोग रेजिस्टेंस भी लिख सकते हैं। वो रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से अगर इसको हम निकालने की कोशिश करें तो आर इज इक्वल टू क्या था हमारा, वी बाय आई। तो यहां से हमने अगर v की वैल्यू निकाल लेंगे तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से v की वैल्यू हो जाएगी आर आई। तो ये आर आई को हम लोग उठा के इस जगह पे पुट कर देंगे। तो आर आई यहाँ पे हमने पुट करा, आई टी पहले से था तो आई स्क्वायर हो गया और आर टी। तो एक फॉर्मूला हमारे पास और बन के आया एनर्जी का। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, आई स्क्वायर आर टी भी आप लिख सकते हैं एनर्जी का फॉर्मूला। तो एनर्जी के आपके पास दो फॉर्मूले यहाँ पे मौजूद हैं। एक फॉर्मूला आपका है वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम। दूसरा क्या है कि वोल्टेज को रिप्लेस कर दिया हमने आर आई से और आई स्क्वायर आर टी। तो ये दूसरा फॉर्मूला आपका इलेक्ट्रिसिटी का निकल के आया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का निकल के आया दूसरा फॉर्मूला। तो ये दो फॉर्मूले हैं आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जो निकल के आए हैं यहाँ पे। इसका यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जूल। अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिक एनर्जी की, अब इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं। द इलेक्ट्रिक पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज रेटेड एट विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड इन द गिवन सर्किट। अब क्या होता है कि वो रेट, जिस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी भी सर्किट में डिसिपेट हो रही है, वो उसका पावर बताती है उस गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट का। If E is the energy being dissipated in the circuit during the time t, then the power of the circuit is given as power is equal to energy upon time। कितनी एनर्जी दी और कितने टाइम के लिए दी वो उसका पावर बताती है। किसी भी सर्किट में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितने टाइम के लिए होती है वो बताती है आपका पावर। तो E बाय टी आपका होता है पावर ऑफ, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पावर।
तो ई आपका क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, कितने टाइम के लिए है, तो ये मिल के बनाता है पावर। ये आपको बताएगा कि इलेक्ट्रिकल पावर कितना है। पावर का यूनिट आप जानते ही होंगे, पावर का यूनिट होता है वॉट, वेयर 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। 1 वॉट 1 जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा, कभी कभी कन्वर्जन में पूछ जाता है कि 1 वॉट कितने जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। तो 1 वॉट की वैल्यू जो होती है 1 जूल पर सेकेंड के बराबर होती है। एज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो ई इज इक्वल टू, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ई किसके बराबर है, ई इज इक्वल टू VIT। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ई की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ई की वैल्यू जब हमने यहाँ पे पुट करी तो पावर किसके बराबर आ रहा है, पावर आ रहा है VI के बराबर। P इज इक्वल टू VI, क्योंकि आपका T से T कैंसिल आउट हो जाएगा और P इज इक्वल टू VI। तो पावर का एक और फॉर्मूला हमारे पास आ गया है। अगर हमको वोल्टेज पता होगा और हमको करंट पता होगा तो हम पावर निकाल सकते हैं। तो पावर का एक और फॉर्मूला हमारे पास आ गया। बेसिक फॉर्मूले सेम ही है, उसमें हम लोग थोड़े से चेंजेस करके नए नए फॉर्मूले बना रहे हैं। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, बहुत ही आसान होता है। आपको बेसिक चीज़ें याद रखनी है, उसके बाद उसमें से हम नए नए टर्म्स हटा हटा के दूसरे टर्म्स ला रहे हैं और नए नए फॉर्मूले बना रहे हैं। तो बहुत ही आसान है ये, इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। इलेक्ट्रिकल पावर का एक फॉर्मूला अभी हमने आपको दिखाया है, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। एनर्जी पर यूनिट टाइम इसको बोलते हैं। तो एनर्जी की वैल्यू हमें पता है VIT होती है, E इज इक्वल टू VIT, हमने वहां पे पुट करा, T से T कैंसिल हो गया, पावर किसके बराबर आ गया, VI के बराबर आ गया। तो पावर क्या है वॉट में, पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट इनटू करंट। तो ये आपका पावर का एक फॉर्मूला बन के आ गया सामने। तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। तो ये क्या कहेगा कि एक पावर कंज्यूम इज 1 वॉट, 1 वॉट पावर कंज्यूम होता है जब करंट फ्लो होता है 1 एम्पियर का, जो पोटेंशियल डिफरेंस जिसका कितना हो, 1 वोल्ट हो। अगर कोई भी डिवाइस है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो 1 वॉट पावर कंज्यूम होगा। अब कुछ यहाँ पे कन्वर्जन दिए गए हैं पावर के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, 1000 वॉट के बराबर, यानी 10⁻3। 1 मेगावाट यानी 10⁻6, 1000 किलोवाट के बराबर होता है। 1 गीगावाट 10⁻9 वॉट। तो 1 मेगावाट होता है आपका 10⁻6 वॉट। 1 किलोवाट होता है 10⁻3 वॉट। तो ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं पावर के, तो आप इसके बाद इसको याद रखिएगा, ये ज़रूरत पड़ेगी आपको, न्यूमेरिकल्स पे भी काम आएगा कि 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं, 1 मेगावाट में कितने वॉट होते हैं, या 1 गीगावाट में कितने वॉट होते हैं। तो कन्वर्जन्स हमें पता होना चाहिए, 1 मेगावाट में कितने गीगावाट होंगे या 1 गीगावाट में कितने मेगावाट होंगे, आप ये भी पूछा जा सकता है। तो इस कन्वर्जन्स हमें याद रखने चाहिए। आई होप सो आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा जो भी हमने आपको बताया है इस वीडियो लेक्चर में। इसके आगे का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।